गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध चैनल में स्वागत है। हमारा विज्ञान विषय के 9th कक्षा का विज्ञान विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, 7वां लेसन, जिसका नाम है जीवों में विविधता। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीवों में विविधता से क्या अभिप्राय है। जीवों में विविधता से अभिप्राय होता है जीव से सजीव, सजीव से जंतु और पेड़ पौधे। तो जंतु और पेड़ पौधों के विभिन्न जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जैसे इस रूम के अंदर मैं खड़ी हूँ, इस रूम के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होंगे, मक्खियां होंगी, कीट होंगे, मच्छर जो है मच्छर होंगे। मक्खियां भी कीट वर्ग का ही हिस्सा है। इसके अलावा वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर उपस्थित है और सबसे बड़ा प्राणी मैं हूँ, यानी उन जीवों की तुलना में मैं बड़ा प्राणी। छिपकली भी दिखेगी आपको यहाँ पर, कोई पक्षी भी, यदि इस कैंपस से बाहर की बात करें तो पक्षी भी नजर आएंगे, पेड़ पौधे भी नजर आएंगे। तो ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, जीवों में विविधता को बता रहे हैं। अब हम जानते कैसे हैं कि ये पेड़ है, ये जंतु है? कुछ तो लक्षण होगा जो कि देखते ही पता चल रहा है कि ये पादप है और ये जंतु वर्ग में है। तो ये लक्षण जो हम लेकर चल रहे हैं, इनको अलग अलग करने का, वो लक्षण क्या कर रहा है, एक जाति से दूसरी जाति को भिन्नता दर्शा रहा है। कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो कि एक जैसी जाति के सदस्यों में एक जैसे मिलेंगे। जैसे मनुष्य जाति की बात करें तो मनुष्य जाति में जो लक्षण होंगे वो सभी प्राणियों में एक जैसे होंगे। अगर हम पक्षी वर्ग में चिड़िया की कोई एक स्पेशल कौवे की बात करते हैं, कौवे की बात करें तो कौवों की जितनी भी संख्या होंगी जो एक पर्टिकुलर जगह पर हम ले रहे हैं, उस संख्या के अंदर हम देखेंगे कि उनमें लक्षणों में एक जैसी समानता देखने को मिलेगी। तो ये लक्षण निर्धारित कर रहे हैं उस जाति विशेष के सदस्यों का, ये लक्षण निर्धारित कर रहे हैं उस जाति को एक विशेष वर्ग में रखने का। पादप के अंदर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी दिखेंगे, छोटे छोटे घासिया रूप या जमीन के ऊपर जो पैरेलल समानांतर जो फैलाव को दर्शा रहे हैं, जिनमें ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं होकर के सिर्फ जमीन के समानांतर ही चल रहे हैं, ऐसे पादप भी मिलेंगे। कुछ छोटे पादप भी मिलेंगे। तो ये जितने भी पादप हैं या जंतुओं के अलग अलग वर्ग हैं, वो क्या है, जीवों में विविधता है। आज हम इसी से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं कि जीवों में जो ये विविधता है वो किस प्रकार से हम देख सकते हैं या कैसे इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जीवों में ये विविधता किस प्रकार से हम देख सकते हैं। जीवों में जो ये विविधता है, इसमें जो विभिन्नता पाई जा रही है, वो विभिन्नता किस प्रकार से हो सकती है। विभिन्नता जैसे सबसे पहले हम देखें, जैसे अभी मैंने बताया था आकार से संबंधित कि घास भी है, बड़े वृक्ष भी है, वायरस भी है जिनको हम नहीं देख पा रहे, बैक्टीरिया भी है जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में वो मौजूद है, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। उसका कारण क्या है, उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो बैक्टीरिया की बात करें हम, बैक्टीरिया के आकार की बात करें तो उसका आकार क्या होता है, बहुत ही कम, यानी माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर, बहुत ही सूक्ष्म, 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल। ठीक है, देख नहीं सकते हम उनको, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एक ब्लू व्हेल नाम सुना होगा, ब्लू व्हेल समुद्री मछली होती है, सबसे बड़ी होती है। इस ब्लू व्हेल की अगर हम आकार की बात करें तो वो लगभग आपको मिलेगी 30 मीटर लंबी, 30 मीटर बड़ी।
ठीक है। अब यहाँ तो ये माइक्रोमीटर यानी बहुत ही सूक्ष्म आकार है, और यहाँ पर क्या है, विशाल आकार आ गया, बहुत बड़ा आकार आ गया। हम मनुष्य जाति की बात करें तो 6 से 7 फीट तक हाइट वाले व्यक्ति होते हैं, इनसे तो काफी बड़े हो गए, अलग अलग आ गए आकार में, जो परिवर्तन है वो अलग अलग आ गया। ऐसे एक कैलिफोर्निया जगह है, वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम होता है रेडवुड वृक्ष। रेडवुड वृक्ष जो होता है वो लगभग 100 मीटर, रेडवुड वृक्ष उसकी हाइट होती है 100 मीटर, यानी 100 मीटर लंबा होता है। अब देखिए कितनी विविधता है। तो ये विविधता किसमें है, सिर्फ हम आकार में, और 3 एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाया। पता नहीं इतने कितने करोड़ों की संख्या में प्रजातियां पाई जाती है जिनमें ये विविधताएं देखने को हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से विभिन्नताएं ये देख सकते हैं। यदि हम ये जैसे आकार से जुड़ी हुई विभिन्नता है। अब अगर हम बात करें जीवन काल, जीवन काल का मतलब क्या होता है, जीवन काल का मतलब होता है जब उसका जन्म होता है वहां से लेकर के मृत्यु तक जो अवस्थाएं होती है, वो अवस्थाओं से गुजरता है, वो उसका जीवन काल कहलाता है। अब जीवन काल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मक्खी है या कुछ कीट, अन्य कीट है, जैसे कीट वर्ग की बात करें, मक्खी भी कीट वर्ग में ही आती है, कीट वर्ग है जिसके अंदर जैसे मक्खी को लिया, मच्छर को लिया। इनके यदि हम जीवन काल को देखें तो कुछ दिनों का होता है, कुछ दिनों का होता है, यानी कुछ दिनों में ही इनका जन्म भी हो जाता है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है, कुछ समय के लिए हुआ। और यदि यही बात हमें चीड़, नाम सुना होगा, पहाड़ी एरिया में एक वृक्ष होता है जिसको हम चीड़ कहते हैं, वो एक लंबा सा विशालकाय वृक्ष होता है, चीड़ का पादप बोलते हैं। उसका जो जीवन काल होता है वो हजारों वर्ष का माना जाता है, चीड़ पादप, इसका जो जीवन काल होता है वो हजारों वर्ष का माना जाता है। यहाँ पर कुछ दिन की बात हो रही, यहाँ पर हजारों वर्ष ऊपर बात चली गई। जीवन काल की विविधता, विभिन्नता है, जीवों में विविधता है और उनमें भी कुछ लक्षणों में भिन्नता हम आसानी से देख सकते हैं, जिसके कारण हम उसमें विविधता कह सकते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है। यदि हम रंग से संबंधित देखें तो रंग के आधार पर भी आप देखो कि कुछ कीट होते हैं जो कि रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, जबकि फूलों को देखा होगा या कुछ कीट ऐसे भी देखे होंगे, तितलियां और होती हैं, वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। फूल है या कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, उनमें कोई ना कोई रंग होता है। तो ये लक्षण क्या हो गया, एक विभिन्नता को दर्शाने वाला। ये 3 लक्षण हम लेकर देख सकते हैं, ये विभिन्नताओं के कारण बने हुए हैं, जिस आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जीवों में कुछ लक्षणों को लेकर के विभिन्नताएं देखी जाती है, जिस आधार पर उनमें विविधता पाई जाती है, और इसी कारण उनको वर्गीकृत करना, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर देना, अलग अलग भागों में उनको कुछ लक्षणों की समानता और असमानता के कारण एक समूह में या भिन्न समूह में स्थान दे देना, वो उसका क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब हम उस वर्गीकरण का आधार ही देखेंगे कि वर्गीकरण का वास्तव में आधार क्या होता है, किस प्रकार से जीवों में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम देखें कि अरस्तु जो साइंटिस्ट थे, ये अरस्तु जो थे दार्शनिक थे, उन्होंने अब जो हम ले रहे हैं वो वर्गीकरण का आधार ले रहे हैं, वर्गीकरण का आधार। इस आधार में हम देखेंगे कि जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है।
सबसे पहले हम बात करें अरस्तु, जो एक दार्शनिक थे, विज्ञान का सहयोग था। दर्शन जो शास्त्र है वहीं से कल्पनाएं और कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जिस आधार पर विज्ञान को सारा मिल जाता है, वो प्रायोगिक रूप से सिद्ध करके फिर उस कार्य को आगे बढ़ाता है। तो अरस्तु महोदय थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो जीव है उनका जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण से अभिप्राय अभी मैंने बताया है, कुछ ऐसे समूह बना देना जिसमें एक जैसे लक्षण लिए हुए होंगे सदस्य, जितने भी सदस्य, जितनी भी जातियां होंगी उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होंगी। दूसरा जो समूह होगा उसी से डिफरेंट होगा, उससे कुछ लक्षणों में भिन्नता लिए हुए होगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, दूसरा समूह कहेंगे। उस दूसरे समूह के सदस्यों के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो पहले वाले समूह के सदस्यों में देखने को नहीं मिलेंगे। छोटा सा एग्जांपल हम देखें, पक्ष वर्ग को ले और हम अपने जो मनुष्य या स्तनधारी को ले तो दोनों में काफी अंतर पाया जाएगा। पक्ष वर्ग अलग होगा और यदि हम स्तनधारी की बात करें तो उनके लक्षणों में कुछ अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर स्तनधारियों को फिर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आपका जो ये चैप्टर है इस वर्गीकरण पर ही आधारित है, जिसके अंतर्गत जैसे जैसे हम आगे आएंगे टॉपिक के ऊपर वैसे वैसे उस टॉपिक को बताते जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसका आधार देख रहे हैं, वर्गीकरण का आधार क्या है। अरस्तु महोदय ने कहा कि आवास जो होता है, आवास, उस आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आवास के आधार पर स्थलीय प्राणी बता दिए, जल और तीसरा वायु, ये तीन आवास बता दिए। लेकिन इनकी कमी क्या रही, कमी ये रही कि यदि हम जलीय प्राणियों की बात करें, समुद्रीय जल के अंदर रहने वाले प्राणियों की बात करें तो उसके अंदर प्रवाल होते हैं, कोरल जिनको बोलते हैं प्रवाल है, ब्लू व्हेल है या व्हेल है, व्हेल या स्टारफिश, या आप लोगों ने देखा होगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, प्रवाल जैसे ब्लू व्हेल, स्टारफिश, ऑक्टोपस है। यदि हम इनके आवास को देखें तो वो तो जलीय हैं, लेकिन यदि हम इनकी संरचना को देखें, इनकी बनावट को देखें, इनकी कार्य प्रणाली को देखें तो वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। फिर हम कैसे कहेंगे कि ये जो सारे प्राणी हैं उनको जल आवास के आधार पर एक ही समूह में रख दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें उनकी संरचना को ध्यान में रखना है, उनकी कार्य प्रणाली को देखना है, वो लक्षण हमारा क्या बनेगा, उसका वर्गीकरण का कारण बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अरस्तु ने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था कि आवास जीवों के वर्गीकरण में सहायक होता है। इस एक एग्जाम्पल के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि सिर्फ आवास से ही हम जीवों को वर्गीकृत नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने देख भी लिया, इनकी शारीरिक संरचना है, इनकी कार्य प्रणाली है, वो अंतर लिए हुए है, भले ही आवास से एक हो। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि आवास के आधार पर समस्त जंतुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो था वो वर्गीकरण का लक्षण, कि किस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, वो वर्गीकरण के कौन कौन से लक्षण हैं जो कि वर्गीकरण में सहायक होते हैं, वर्गीकरण के लिए लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे इससे पहले वाला लेसन हमने कोशिका का लिया था, उससे पहले वाला उत्तक से संबंधित हमने लिया था, सॉरी उत्तक से संबंधित इससे पहले था, और उससे पहले वाला लेसन क्या था, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, हमने देखा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, और वो विभिन्न कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, और वो समूह बनकर के किसी एक कार्य को
संपन्न करते हैं और विभिन्न समूह में मिलकर के उस शरीर की संरचना को डिसाइड करते हैं, उसको डिजाइन देते हैं, उसको आकार प्रदान करते हैं, उसके कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, एक जो समानता है या असमानता है उसको दिखाने वाला कारक हो गए। ठीक है, तो यदि हम बात करें कोशिका से संबंधित, तो सबसे पहले हम लेंगे कोशिका की संख्या से। कोशिका संख्या, संख्या का मतलब कि जो प्राणी है वो एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, जिनकी शारीरिक संरचना सिर्फ एक ही कोशिका से बनी हुई होगी, उनको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जिनमें कोशिका क्या है, सिर्फ एक है। दूसरे वे जीव जिनके शरीर की संरचना है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, उनको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो वर्गीकरण का आधार क्या बन गया, कोशिका, कोशिका की संख्या, एक कोशिकीय प्राणी या फिर बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, समझना होगा इनको, क्योंकि वर्गीकरण का आधार हम इनको मानकर चल रहे हैं। तो आगे जो हम जंतु जगत का वर्गीकरण या पादप जगत का वर्गीकरण लेंगे उनमें ये चीजें स्पष्ट देखने को मिलेंगी। दूसरा क्या है, जैसे कि हमने कोशिका की संख्या लिया है, ऐसे दूसरा जो कारक होता है वो, जैसे इससे पहले हमें लेना चाहिए था लेकिन उसको थोड़ा मिस कर दिया, स्किप कर दिया, हमने आगे वाला ले लिया। ठीक है, अब हम दूसरा लक्षण जो इसका पहला लक्षण होना चाहिए था, कोशिका की जो संरचना है उसके आधार पर, कोशिका की बनावट जो है उसके आधार पर, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, कुछ जीवों की कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता। ठीक है, दूसरा, इसके विभिन्न प्रकार के जो कोशिका अंगक होते हैं उनके बाहर भी कोशिका झिल्ली नहीं, उनके बाहर भी कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में हमने अध्ययन किया था कोशिका वाले चैप्टर में, जो आप पीछे उस वीडियो में देखिएगा, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक भी लिया था, रसधानियां भी लिया था, बहुत सारे ऐसे कोशिका अंगों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो लाइसोसोम की बात करें या किसी भी कोशिका अंग की बात करें तो उनके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती। ये जो कोशिका युक्त प्राणी होते हैं जिनके अंदर कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली है या कोशिका अंगों की झिल्ली है वो अनुपस्थित होती है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, इसको कोशिका कहेंगे, यानी कोशिका जिसके अंदर कोशिका अंगक, कोशिका अंगक झिल्ली विहीन होते हैं, झिल्ली विहीन विहीन छोटा ही रहेगा, विहीन होते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए ये कोशिका का प्रकार आ रहा है, तो कोशिका की संख्या तो बाद में आएगी, पहले प्रकार आएगा, तो ये लक्षण क्या आएगा, इससे पहले आएगा। ठीक है, दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है यूकेरियोटिक। ये कौन सी कोशिका होंगी, जिनके अंदर कोशिका अंगक जो है उसके अंदर झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक स्पष्ट रहेगा, केंद्र के द्वारा ही कोशिका विभाजन जो है वो प्रारंभ होता है। उस केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस जाति के सदस्यों को बनाए रखना, उस केंद्र के अंदर ही वो लक्षण डिसाइड होते हैं उस जाति के सदस्यों को बताने के लिए। ठीक है, तो ये कोशिका का प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर कोशिका अंगक जो होते हैं वो झिल्ली विहीन होते हैं, इसको खास तौर से जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली विहीन होते हैं, जिसके कारण केंद्र की जो पदार्थ होते हैं, केंद्र के अंदर जो पदार्थ मौजूद होते हैं
वो सारी क्या होती है, कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। दूसरा यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर ये कोशिकांग सुस्पष्ट रूप से झिल्ली से घिरे हुए और स्पष्ट विकसित पाए जाते हैं। तीसरा जो इसका लक्षण है वर्गीकरण के लिए, जो लक्षण है जिसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, वो है हमारा पोषण प्रकार। ठीक है, पोषण प्रकार। अब पोषण प्रकार जो है वो कैसा है, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण। इसके अंतर्गत दो प्रकार के जीवों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वो जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं, पादप। और एक को स्वयं पोषी भी कहा जाता है, स्वयं पोषी, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन को स्वयं निर्मित करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, स्वयंपोषी नहीं होकर के परपोषी होते हैं। परपोषी जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के आधार पर हमने क्या कर दिया, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये वर्गीकरण के लिए लक्षण है जिनके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे लेंगे कि ये वर्गीकरण और जैव विकास किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी देखिएगा, जैव विकास से क्या अभिप्राय होता है, जैव विकास से अभिप्राय होता है कि कोई जंतु है, कोई जीव है, उस जीव के अंदर विभिन्न प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लक्षण है प्रारंभ में हमने देखा, उस लक्षण में और वर्तमान में जो लक्षण है उनमें काफी अंतर नजर आएगा। ठीक है, यानी एक जीव से किसी दूसरे जीव का विकास हुआ है। ये किस आधार पर हम कह सकते हैं, ये हम उस कोशिका के अंदर जो कुछ गुण है उस गुण को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं, और वो जैव विकास का एक आधार बन जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स नाम सुना होगा, एक पक्षी जो कि अब लुप्त हो चुका है, उसके अंदर रेप्टेलियन यानी रेप्टेलियन को हिंदी में क्या कहते हैं अभी देख कर बताऊंगा, और पक्षी वर्ग, इन दोनों के लक्षण रैंक पर चलने वाले होते हैं, रेप्टेलियन और पक्षी, इन दोनों के लक्षण उस पक्षी के अंदर मौजूद था, जो ये बताता है कि दोनों जो ये वर्ग है, इन दोनों वर्गों के अंदर जो जीव है उनको मिलाने वाली एक योजक कड़ी है, यानी एक से दूसरे का विकास हो रहा है, जो उसे पक्षी के अंदर लक्षणों को देख करके पता चल रहा था। ठीक है, थोड़ा बोर्ड साफ नहीं हुआ है। अब हम इसी को लेते हैं, डार्विन, लेमार्क, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर जैव विकास से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके ही फिर बताया था कि किस प्रकार से जीवों में जैव विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण में जैव विकास। ठीक है, वर्गीकरण एवं जैव विकास। अब कैसे है, अभी हम देखते हैं इसको कि कोई मूल लक्षण है, मूल जाति है, मूल का मतलब क्या है, प्रारंभिक, उस मूल जो जाति है या जीव है उसके अंदर कुछ लक्षणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वो मूल जाति क्या होती है, एक दूसरी जाति में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है। ठीक है, अब बंदर क्यों कहा, वन मानुष आज भी मौजूद है। यदि हम वन्य प्राणी को देखें तो उनमें, बंदरों में और हमारे जो लक्षण है काफी एक दूसरे से, वन मानुष है वो हमारी ही प्रजाति मनुष्य जाति से, बंदर के जो लक्षण है, जैसे बंदर पेड़ से पेड़ पर वो चढ़ता है, जो भी है छलांग लगाता है, कुछ लक्षण उससे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए कह दिया हमारे पूर्वज क्या है, बंदर है। बुद्धि में कुछ अंतर है,
तो कुछ लक्षण ऐसे हो गए जो विकसित हो गए, मूल जाति से विकसित हो गए। इस आधार पर एक जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो गई, उसका परिवर्तन हो गया, दूसरी जाति में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक जैव विकास को बताने वाला। वर्गीकरण से क्या है, इस जैव विकास का कनेक्शन है। अर्थात वर्गीकरण में हम समूह में जब डिवाइड करते हैं, एक समूह से दूसरे समूह की ओर जाते हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उस समूह से दूसरे समूह को पृथक करता है। तो ये जैव विकास उसी से जुड़ा हुआ है। जैव विकास वर्गीकरण से ही जुड़ा हुआ एक जुड़ी हुई एक कड़ी है। विभिन्न समूह के सदस्य हैं, एक जाति है, एक जाति में कुछ लक्षणों को भिन्नता लेकर के एक दूसरी जाति बन गई, तो वो समूह क्या हो गए, इस जाति से पृथक हो गए। दूसरे समूह क्या हो गए, उससे पृथक हो गए। ठीक है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, एक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ, इंग्लिश में लिख तो ज्यादा बेटर, स्पीशीज, ये इसकी एक किताब थी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जातियों का उद्भव कैसे हुआ। जाति का उद्भव क्या है, जैव विकास है, यानी भिन्न समूह बन जाता है, भिन्न सदस्यों का समूह बन जाता है एक ही जाति से। तो इस प्रकार का वर्णन है वो इनकी बुक में दिया हुआ है। ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है। और ये जो बुक थी वो 1859 में पब्लिश हुई थी, इन्होंने प्रकाशित किया था, 1859 में इन्होंने बताया था। इनका काफी सहयोग रहा है, जैव विकास से लामार्क का भी काफी सहयोग रहा है। ठीक है, इस आधार पर यदि हम देखें तो जो जीव है उन जीव को कुछ अलग अलग नामों से जाना गया है। यानी जीव है, जो जीव पहले मौजूद थे, जो मूल जाति थी या मूल जीव था, उनको आदिम, प्रिमिटिव या निम्न जीव कहा गया, यानी पहले जो मौजूद था। और इस आदिम से जो अब जीव की उत्पत्ति हुई या जीव बने, उनको दूसरे नाम से जाना गया। दूसरा नाम का मतलब, जैसे ये आदिम है यानी प्रिमिटिव है, तो अब जो जाति है उसको उन्नत कहा गया, उन्नत, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रिमिटिव और उन्नत प्रकार के, प्रिमिटिव है उसी को क्या कहा गया, निम्न जीव, और इनको क्या कह दिया जाएगा, उच्च। ये निम्न है तो ये उच्च जीव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, कुछ समय के बाद में इनमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, और वो संशोधन होकर के क्या हुआ कि उनको पुराने जीव कह दिया, और अब जो जीव है उनको क्या कह दिया, नए जीव। यानी इनको प्रिमिटिव को क्या कहा, पुराने जीव, और इनको क्या कहा, नए जीव। अंतर है पुराने और नए जीव। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि आज के समय में इनको हम कैसे जानते हैं, तो फिर एक नया नाम आ गया, सरल जीव और जटिल, जिनकी संरचना बहुत ही सरल होती है। सरल जीव और जिनकी संरचना यानी बहुत प्रकार के तंत्र मिलकर के किसी कार्य को कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जटिल जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवों का एक वर्गीकरण है जैव विकास के आधार पर। पहले कौन से जीव थे, फिर उनका नाम क्या हुआ, फिर आज के समय में हम उनको किस नाम से जानते हैं, वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय वाली बात है। अब यदि हम देखें कि इनके जो वर्गीकरण है उसका पदानुक्रम, संरचना किस प्रकार से है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कई प्रकार के साइंटिस्ट आए जिन्होंने पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है जिसके अंदर बड़े से छोटे समूह की ओर बढ़ा जाता है। पहले बड़े समूह वाले
एक वर्ग को देखा जाता है, फिर उससे निकलने वाले दूसरे वर्ग को, फिर तीसरे को, चौथे को, इस प्रकार से उसका जो आधार होता है वो जाति होता है। यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्गीकरण की, उसको हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। तो वर्गीकरण समूह है कि पदानुक्रम की संरचना। वर्गीकरण समूह है कि पदानुक्रम संरचना क्या होती है। इनका भी एक क्रम होता है, जैसे सीढ़ियां होती है, बिल्कुल वैसे इनका एक के बाद में एक क्रम होता है। इस प्रकार की जो बातें थी वो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। एक तो थे हेकेल करके, एक थे व्हीटकर। व्हीटकर के बारे में आपने सुना भी होगा। व्हीटकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पंच जगत की अवधारणा दी थी। एक कार्ल मार्क्स के नाम को भी सुना होगा। उन्होंने भी जो मोनेरा जगत था उसको 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया था। एक तो उसका नाम आर्कियो बैक्टीरिया रख दिया था मोनेरा जगत में, और एक को यू बैक्टीरिया दिया गया था। तो हेकेल अंस्टर नाम था हेकेल। एक तो साइंटिस्ट कौन थे? हेकेल थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? व्हीटकर, ठीक है। तीसरे कौन से थे? वास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग पदानुक्रम या संरचना को बताने का कार्य किया था। यानी सदस्य है उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने वर्गों में या किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में बताया था। ये लेटेस्ट थे, वो जो थे वो तो लेटेस्ट थे। लगभग 1977 में इन्होंने अपना कार्य किया था। 1977 में किया तो लेटेस्ट ही हो गए। इन्होंने क्या बताया था? कोई मोनेरा जगत को आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। हेकेल थे, ये पुराने थे। ये सब थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये सब से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। 3 साइंटिस्ट हैं, नाम आपको ध्यान में है। अर्नस्ट हेकेल, दूसरे व्हीटकर है, रॉबर्ट व्हीटकर है, जिन्होंने अपना कार्य 1969 में किया था। 1969 में। और ये जो थे वास, उन्होंने 1977 में किया था। इन्होंने कुछ अपने चरण बताए या जो वर्ग है, जो जगत है, उस जगत से संबंधित कुछ जानकारियां बताई थी। लेकिन वास्तविक रूप से वर्गीकरण का जो टैक्सोनॉमी पैटर्न हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो व्हीटकर थे उन्होंने क्या बताया था। व्हीटकर की पंच जगत अवधारणा आपने देखी होगी, मोनेरो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरो जो थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए। प्रोकैरियोटिक अभी हमने लिया था ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय प्राणी जिनकी जो कोशिका है वो पूरी तरह से सुस्पष्ट नहीं हो। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन्स, एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। फंजाई, बहुकोशिकीय जीव है। ये तीनों ही क्या है? बहुकोशिकीय। कौन से? फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, खासकर आपका इन दोनों के बारे में ही वर्गीकरण दिया हुआ है, तो इन दोनों के बारे में ही हमें पता होना चाहिए। प्लांटी के अंदर पादप आते हैं, तो ये तो कौन से होंगे? पादप। कौन से? स्वयपोषी वाले, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने वाले। ये क्या है? अप्रकाश संश्लेषण, एनिमेलिया। ये जंतु है, ठीक है, जो परपोषित होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब अगर हम बात करें इनका, बस लास्ट ये टॉपिक रहा है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो
ये जो व्हिटकर ने अपनी अवधारणा दी थी, पंच जगत अवधारणा, इस आधार पर बोस ने क्या बताया था कि ये मोनेरोड जो है उसको इन्होंने क्या कह दिया कि दो भाग बना दिए, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ये दो इसमें वर्ग बताते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इन्होंने जो ये पदानुक्रम बताया था किस प्रकार से पदानुक्रम होता है वर्ग किसी वर्गीकरण का, तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो जगत है इस समस्त जगत को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन से हैं? फाइलम, फाइलम में जंतु, और डिवीजन में अगर हम देखें डिवीजन या फाइलम पादप, ये याद रखना आप लोगों को। तो फिर पादप और जंतु को हमने ले लिया, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट भाग आता है यानी अगला जो उसका चरण आता है वो आता है गण। गण, इसको भी गण, ठीक है। दूसरा चरण आ गया, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उसका जो दूसरा पदानुक्रम होगा वो कौन सा होगा? गण होगा। गण के बाद में इसकी आती है फूल। फूल, फूल, इसमें भी फूल, ठीक है। फूल के बाद में आता है वंश, इसमें भी क्या आएगा? वंश। और वंश के बाद में क्या आती है? जाति, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। सबसे बड़ा क्या है? जगत है। इसको इसी प्रकार से लिखना होता है, ऐसे डेट देखी लिखना होता है। जंतु जगत है तो उसमें कौन सा गण ले रहे हैं, कौन से कुल की बात हो रही है, कौन से वंश की और कौन से जाति की आ रही है, वो सारा इसमें देना होता है। ऐसे पादप है, पादप के बाद में इसके अलग अलग भाग बन जाते हैं जिनको गण कहा जाता है। फिर गणों में भी क्या होता है, कुछ सदस्य एक गण के कुछ सदस्य दूसरे सदस्य से भिन्नता ले लेते हैं, उनको फिर किस में रख देते हैं? कुल में रख देते हैं, जिनमें आपस में कुछ लक्षणों में समानता पाई जाएगी। फिर वंश की बात आती है और फिर लास्ट में क्या आती है? एक जाति विशेष की बात आती है। तो ये विभिन्न पदानुक्रम है जिनके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया देखा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।